आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। आईजीएमसी में गायनी ओपीडी शिफ्ट करने पर बवाल। निजी स्कूल एसोसिएशन चंबा की बैठक आयोजित। चेस्टर हिल विवाद पर त्रिलोक जम्वाल का सुक्खू सरकार पर हमला। कैबिनेट के अहम फैसले। मंडी छात्रा हत्याकांड पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने जताया दुख। चेस्टर हिल भूमि प्रकरण पर सियासत गरमाई। अब समाचार विस्तार से। त्रिलोक जम्वाल ने चेस्टर हिल विवाद को लेकर प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय सुशासन नहीं बल्कि अफसरशाही की आपसी लड़ाई चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के शीर्ष अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। जम्वाल ने कहा कि यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रशासनिक पकड़ पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक और अधिकारी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जाकर विकास के दावे और आंकड़े प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके ही अधीन कार्य कर रहे अधिकारी किस प्रकार सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जम्वाल ने कहा कि इस तरह की स्थिति किसी भी राज्य के लिए चिंताजनक होती है और यह प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और अफसरशाही की मिली भगत से हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। हर विभाग में अव्यवस्था, मनमानी और भ्रष्टाचार हावी है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो जवाबदेही तय हो रही है और ना ही किसी को कानून का डर रह गया है। यही कारण है कि चेस्टर हिल जैसे मामलों में सच्चाई सामने आने के बजाय अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जमाल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें हिमाचल प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोग या पहले जो इन पदों पे रह चुके हैं, उनमें जो आपस में वार्तालाप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। एक चेस्टर हिल का मामला जो आजकल सुर्खियों में है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ के आसपास की एक भूमि के सौदे का जिक्र है और वो सौदा कुछ अफसरों की और कुछ नेताओं की मिलीभगत से हुआ, ऐसा सारा प्रतीत इन अफसरों की आपसी वार्तालाप से समझ आ रहा है। प्रदेश में अफसरशाही के ऊपर वर्तमान सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सामान्य मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कोसने का काम करते हैं, लेकिन अपने अफसरों पर 1% भी उनका नियंत्रण नहीं है। वो विवाद को सुलझाने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इन अफसरों का शेल्टर कर रहे हैं, इन अफसरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शन का स्तर क्या रहा होगा। मैं सामान्य मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार पर प्रहार कीजिए, आप भाजपा को कोसना भूल जाइए, आप अपने अफसरों को ऊपर लगाम कसिए। ये आपके अफसर वहां सेक्रेटरीट में भ्रष्टाचार का अड्डा जमाए बैठे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इन अफसरों के ऊपर अपने नकेल कसिए। ये जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करिए। अगर आपसे, आपकी सरकार से कार्रवाई नहीं होती तो इस सारे विषय को या इस सारे जो भी चेस्टर हिल का मामला है, इसको सीबीआई या किसी और एजेंसी को दे देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर
बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं शहर में हैं। तो इसलिए मैं निवेदन ये करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि हम केवल और केवल भ्रष्ट ऑफिसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। आप ये ना कहें कि अफसर आपस में लड़ रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद। निजी स्कूल एसोसिएशन जिला चंबा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से हाल ही में मीडिया और प्रिंट मीडिया में चल रही एडमिशन फीस को लेकर उठ रही चर्चाओं पर मंथन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों द्वारा सभी कक्षाओं से एडमिशन फीस नहीं ली जाती है। उन्होंने बताया कि केवल कुछ विशेष कक्षाओं जैसे पहली, छठी, 9वीं, 11वीं कक्षा में ही प्रवेश के समय एडमिशन फीस ली जाती है, जबकि अन्य कक्षाओं में यह शुल्क लागू नहीं होता है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कक्षा में री एडमिशन फीस नहीं ली जाती है। बैठक में यह भी कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक फंड की आवश्यकता रहती है। इसी के तहत स्कूलों द्वारा एनुअल चार्ज लिया जाता है, जो विभिन्न आवश्यक खर्चों को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। एसोसिएशन ने जानकारी दी कि स्कूलों को बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई प्रकार के खर्च उठाने पड़ते हैं, जिसमें स्वच्छता, परिवहन, भवन की देखरेख और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। यदि किसी प्रकार की तकनीकी या बिजली समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। एसोसिएशन ने कहा कि ये सभी शुल्क पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं और इनका उद्देश्य केवल छात्रों को बेहतर शैक्षणिक और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना रहता है। सबसे पहले तो एक बात थी, पिछले कुछ 5-7-10 दिनों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके रिगार्डिंग एडमिशन फीस को लेकर जो सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में बात चल रही थी, उसके बारे में हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को भी अवगत करवाना चाहते हैं कि जो एडमिशन फीस का मुद्दा है, सबसे पहले तो कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो एडमिशन फीस सभी क्लासों से नहीं लेते हैं। उसका एक प्रॉपर वे से निर्धारण किया गया है, जैसे फर्स्ट क्लास में या 6th क्लास में या 9th क्लास में या 11th क्लास में एडमिशन फीस ली जाती है और किसी भी तरह की री एडमिशन फीस अदर क्लासेस में नहीं ली जाती है। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि स्कूल को चलाने के लिए हम फंड कहाँ से जनरेट करते हैं, और अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, और वो जो फंड है प्राइवेट स्कूल एक एनुअल चार्जेस के माध्यम से लेते हैं। और अगर आपको बता दिया जाए कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जब हमें फंड्स की ज़रूरत है तो वो एनुअल चार्जेस से ही हम पूरा करते हैं। स्कूल में कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप सैनिटरी को लेके चलेंगे उसमें भी हमारा अगर ये स्कूल टू स्कूल वैरी होता है कि कितना खर्चा होता है। सैनिटरी के लिए खर्चा होता है, गाड़ियों के लिए खर्चा होता है, स्कूल की मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है। अगर कहीं स्कूल में कहीं इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट आ जाता है उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा आता है। तो इस तरह के इस प्रकार के कई ऐसे जो चार्जेस होते हैं या जो उन एनुअल चार्जेस से लिए जाते हैं। एनुअल चार्जेस के माध्यम से हम स्कूल को डेवलप करते हैं। तो मेरा एक सिर्फ आपसे यही निवेदन रहेगा कि प्राइवेट स्कूल की जो एक पॉजिटिव वर्जन है कि वो स्कूल जो है सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट लगा रहे हैं बच्चों की सुविधा के लिए। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फंड है वो एनुअल चार्जेस से लिए जाते हैं। और अगर हम ये चार्जेस नहीं लें तो कोई भी जो संस्था है, कोई भी स्कूल है, उसको चलाना मेरे विचार से मुश्किल काम होता है। और यही एक बात हमने मीडिया के माध्यम से प्रशासन में भी रखनी है और जो हमारा समाज है उनमें भी रखनी है कि हमारे किसी भी तरह की एजेंसी जो फंड नहीं करती, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी नहीं करता है। हम टोटल जो भी हमारे पास बच्चों से फंड आते हैं उनसे उनकी सैलरी भी निकालनी होती है। और अब दूसरी बात मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं कि जैसे फीस की बात आती है, अब फीस को इंक्रीज क्यों किया जाता है? सर कोई भी काम करता है, जैसे एम्प्लॉयज हमारा,
तो वो काम करता है, तो उनको भी हर एक सेशन में उम्मीद होती है कि उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, लेकिन सर वो कहाँ से करनी है हमने सैलरी? तो वो जो है अब हम फीस जो ट्यूशन फीस लेते हैं थोड़ा सा 5 से लेकर 10% तक वहां पर इंक्रीमेंट करते हैं, वहां से उनकी इंक्रीमेंट करके स्टाफ की सैलरी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो हमारे पास एनुअल चार्जेस हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर इसको मैं डीपली रखा जाए तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा कहां से चाहिए? अगर हमने किसी न्यूज में देना है, प्रिंट मीडिया में देना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना है, तो उसके लिए चार्जिंग देनी होती है। तो ये जो सारे चार्जेस हैं इनको जनरेट करने के लिए एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हर एक स्कूल का अपना अपना स्टैंडर्ड है, ना तो किसी की फीस सेम होती है ना तो एनुअल चार्जेस सेम होते हैं। ये स्कूल के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या सोसाइटी को क्या दे रहा है। अब कई स्कूलों की जो सैलरी है वो कोई कम है, ये डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें किसी तरह जो मेंटल हरास ना किया जाए, इससे हमें परेशानी भी खड़ी होती है कि अगर हमने अपने जो फंड है वो कैसे जनरेट करने हैं और स्कूल को चलाने के लिए पूरे साल का बजट तैयार करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ खर्चा करना है। तो ये एक आपके माध्यम से मैं अपने जिला प्रशासन को भी बताना चाहूंगा कि आप इसको देख लें कि कैसे क्या करना है, लेकिन बिना एनुअल चार्जेस के कोई भी स्कूल नहीं चल सकते हैं। अगर आपकी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम लगातार बदलते तेवर दिखा रहा है, जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी और मध्यवर्ती इलाकों में अचानक मौसम के बिगड़ने की चेतावनी ने जनजीवन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला द्वारा ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है। विशेष रूप से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए कुछ हिस्सों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो संभावित खतरे की ओर संकेत करता है। इसके अलावा अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है, जिससे साफ है कि पूरे प्रदेश में मौसम का असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता मुख्य कारण है, जो 19 अप्रैल तक प्रदेश के लिए प्रभावी रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली लाइनों को नुकसान और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों और बागवानी को विशेष नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। सेब, नाशपाती और अन्य फलों की फसल वाले क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय फसलें संवेदनशील अवस्था में है। वीरवार को हालांकि राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही, लेकिन इस साफ मौसम के साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। मैदानी जिलों जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में गर्मी ने अप्रैल के मध्य में ही मई जून जैसा एहसास कराना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि ऊना में तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। मध्य और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ का मौसम अभी भी अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है, लेकिन दिन के समय तापमान में हो रही वृद्धि से बर्फ पिघलने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है, जिससे नदियों, नालों में जलस्तर बढ़ने की संभावना रहती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। केलांग में न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। ताबो, कुकुमसेरी और कल्पा जैसे क्षेत्रों में भी रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। वहीं मनाली, सोलन और शिमला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर तापमान में हल्की वृद्धि के बावजूद मौसम सुहावना बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मौसम परिवर्तन का सीधा असर न केवल कृषि और बागवानी पर पड़ता है, बल्कि पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। अचानक मौसम खराब होने से पर्यटकों को परेशानी हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सड़क मार्ग तंग और जोखिमपूर्ण है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान
हालांकि मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 18 और 19 अप्रैल को मौसम खराब तो रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, यानी बारिश और तेज हवाएं जारी रह सकती है, लेकिन उनकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। इसके बाद 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने और धूप खिलने की उम्मीद है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर लौट सकेगा। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का यह उतार चढ़ाव एक तरफ जहां प्राकृतिक विविधता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह लोगों के लिए चुनौती भी बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। शिमला में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सरकार द्वारा गायनी ओपीडी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठन का आरोप है कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है और इससे हजारों महिला मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जनवादी महिला समिति का कहना है कि गायनी और प्रसूति विभाग एक दूसरे के पूरक है, लेकिन सरकार ने इन्हें अलग कर दिया है। उनका मानना है कि इस तरह का विभाजन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा और मरीजों को अनावश्यक रूप से इधर उधर भटकना पड़ेगा। संगठन ने बताया कि इस फैसले के चलते मरीजों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और कमला नेहरू अस्पताल के बीच आना जाना पड़ रहा है। इससे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन यह व्यवस्था फेल होती नजर आई, जब आईजीएमसी में तय किए गए 4 ऑपरेशन सुविधाओं के अभाव में नहीं हो सके और उन्हें कमला नेहरू अस्पताल ही करना पड़ा। जनवादी महिला समिति ने इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की बड़ी विफलता करार दिया है। संगठन का आरोप है कि बिना पर्याप्त तैयारी और संसाधनों के इस तरह का फैसला लागू करना स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जबरन इस विभाग को प्रस्तुति विभाग से अलग कर रही है, जबकि विशेषज्ञों की राय लिए बिना ऐसा करना गंभीर परिणाम ला सकता है। संगठन के राज्य अध्यक्ष रंजना झरेट और राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रही है, इसीलिए सरकार को स्वतंत्र विशेषज्ञ और गायनी प्रस्तुति क्षेत्रों के जानकारों से सलाह लेनी चाहिए। समिति ने कहा कि इस तरह के बड़े निर्णय लेने से पहले विस्तृत अध्ययन और योजना बनाना आवश्यक होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले के दूरगामी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवादी महिला समिति और शिमला के विभिन्न जन संगठनों ने 13 अप्रैल को भी प्रदर्शन किया था। अब संगठन ने ऐलान किया है कि 30 अप्रैल को आईजीएमसी के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक संगठन भाग लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले से प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। यदि विभागों के बीच समन्वय नहीं होगा तो मरीजों को समय पर उपचार मिलना मुश्किल हो सकता है। खासकर आपात स्थिति में गायनी ओपीडी के आईजीएमसी में स्थानांतरण को लेकर छिड़ा यह विवाद अब बड़ा आंदोलन बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां एक ओर सरकार इस फैसले को प्रशासनिक सुधार के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी ओर जन संगठन इसे आम जनता के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार इस बढ़ते विरोध को कैसे संभालेगी और क्या इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाएगा या नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ये गायनी ओपीडी का शिफ्ट करने का ये जो मामला चला है, आज प्रशासन ने वहाँ पर जो है 4 जो गायनी के ऑपरेशन होने थे उसमें ये लोग बिल्कुल विफल रहे हैं। वो आप समझ सकते हैं कि वो जो ऑपरेशन आईजीएमसी में होने थे उनको जो है कमला नेहरू अस्पताल की ओर जो है आज वहाँ पर उनको किया गया है और वहाँ के लिए उनको रेफ़र किया गया है। और उसी के साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो इतनी जल्दबाजी में इस ओपीडी को शिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और हम लोग जनवादी महिला समिति की ओर से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब आपको किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रसूति है, ये जो गायनी वार्ड है, ये एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इनका विभाजन नहीं होना चाहिए, इनको अलग नहीं करना चाहिए। और ये सरकार की मंशा भी है, इसके पीछे मंशा ये है कि धीरे धीरे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको समाप्त करने की मंशा है। और वो आप सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा कि जो कमला नेहरू अस्पताल में जो मशीनें हैं वो खराब है। हम ये कहना चाहेंगे अपने संगठन की ओर से तुरंत उन मशीनों को जो है आप बदला जाए, वहाँ पर जो नई मशीनें लगाई जाए, रोबोटिक सर्जरी भी वहीं दी जाए, IVF सेंटर भी वहीं
खोला जाए। तो इसलिए ये जो स्वास्थ्य सेवा है इनको समाप्त नहीं करना चाहिए, इनको कंटिन्यू सरकार को करना चाहिए। और ये जो आंदोलन अखिल भारतीय जनवादी ने छेड़ा हुआ है, हम इसको लेकर के लगातार कैंपेन में हैं। पिछले परसों से लेकर के हम लगातार इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। आने वाले समय में जनवादी महिला समिति शहर के विभिन्न जन संगठनों को साथ लेकर के 30 तारीख को IGMC के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। और इसी कमला नेहरू अस्पताल के मुद्दे को लेकर के और विभिन्न जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन मुद्दों को लेकर के जो है हम लोग 30 तारीख को बहुत बड़ी जो प्रदर्शन है वो IGMC के बाहर गेट के पास करेंगे। मेरी शिमला शहर के सभी प्रबुद्ध जनों से अपील है, महिलाओं से अपील है, पुरुषों से, नौजवानों से, छात्रों से, महिलाओं से अपील है कि आप सब लोग इस धरने में आप लोग हमारे साथ शामिल हो। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट से जुड़ा भूमि प्रकरण अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर लगाए गए आरोपों ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और संगठनों की ओर से यह भी आरोप लगाए गए कि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णयों में कथित अनियमितताएं हुई है। आरोपों के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप किया गया और इसके बदले आर्थिक लाभ प्राप्त किए गए। यह भी कहा गया कि कथित तौर पर इन पैसों का उपयोग अन्य राज्यों, विशेषकर पंजाब में जमीन खरीदने के लिए किया गया। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही संबंधित अधिकारी की ओर से इस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मामले को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी केंद्र में आ गई है। आरोपों में यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी जैसे नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के कार्यों में बाधा उत्पन्न की गई तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कथित रूप से हस्तक्षेप किया गया। इसके अलावा पद के दुरुपयोग और भूमि से संबंधित लेन देन में अनियमितताओं की आशंका भी व्यक्त की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सहित अन्य विपक्षी दलों व संगठनों ने भी गंभीर चिंता जताई है। विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगे रखी गई है। इसमें सबसे अहम है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को पद से हटाया जाए या प्रशासनिक अवकाश पर भेजा जाए, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है ये जो एक गंभीर मुद्दा पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर उजागर हुआ है, जिसमें प्रदेश की जो हमारी जनता है वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे आहत ना हुआ हो। हमने 30 मार्च को एक विस्तृत प्रेस वार्ता की थी, जिसमें हमने कुछ तथ्य पेश किए थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से ये जो भूमाफिया, रियल एस्टेट माफिया और उच्च पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं, उनका एक ऐसा गठजोड़ जो है काम कर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सभी, चाहे भूमि राजस्व कानून है, चाहे दूसरे कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाकर जो है वो इस माफिया, भूमाफिया, रियल एस्टेट माफिया की मदद कर रहा है। और उसको, उसमें जो अभी मौजूदा जो कार्यकारी मुख्य सचिव मिस्टर संजय गुप्ता है, उनके ऊपर हमने उस प्रेस वार्ता में सीरियस चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम जो इस प्रदेश के कानून है, चाहे वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, और जो दूसरे कानून है, पूरे तरीके से जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो है गैर कानूनी रूप से जो है वो आदेश पारित किए हैं
और डिप्टी कमिश्नर सोलन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को जो है, जो कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही थी, उस पर रोक लगी है। हमने कुछ उनके ऑर्डर्स जो उन्होंने एज सेक्रेटरी रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या बनकर जो है उन्होंने वो ऑर्डर पारित किए थे, जिसमें 2 ऑर्डर जो है, एक 1/11/2025 और अपने ही ऑर्डर को बिना किसी याचिका के, बिना किसी अपील के, बिना किसी आवेदन के, उसको जो है 6 दिन के बाद 6/11/2025 को अमेंड किया। हमारी पार्टी ने, सीपीआईएम ने 30 तारीख को, 30 मार्च को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरेआम हमने कहा था, और जिसके लिए जो है ये जो आदेश सरकार ने पारित किए हैं, जो आदेश एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पारित किए, उसमें जो हमने प्रश्न उठाए थे, हमारी पार्टी ने प्रश्न उठाया था, सीपीआईएम ने, कि ये जो 6/11/2025 का आदेश डिप्टी कमिश्नर और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के जो आदेश है उन पर रोक लगाने का ये गैर कानूनी है, उसको जो है विड्रॉ किया है। इसलिए आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, हमने उस दिन भी मांग की थी कि ये जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है, एक्टिंग है, इनका पिछला भी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के मामले, कई मामले हैं, इसलिए हमने प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि आप ये जो हमने आरोप लगाए हैं, हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ये जो पद का दुरुपयोग करते हुए ये जो कानून का उल्लंघन कर रहे, धज्जियां उड़ा रहे, और ये जो बड़े बिल्डर है चेस्टर हिल के नाम से, जिसमें प्राइमा फेसाई नहीं, प्रथम दृष्टया नहीं, अगर एसडीएम सोलन की रिपोर्ट जो डिप्टी कमिश्नर सोलन ने उनको जो कार्य दिया था कि आप जो है इसकी छानबीन करें, क्योंकि सेक्शन 118 जो लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट की है, उसमें डिप्टी कमिश्नर को जो पावर थी, उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा था कि ये जो है शेयर वायलेशन है, और 118 के तहत जो है ये जो चेस्टर हिल के द्वारा 275 बीघा जमीन खरीद की गई है, और उस पर गैर कानूनी रूप से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने जो आदेश पारित किए थे, गैर कानूनी। अब ये जो सरकार ने उन आदेशों को जो है विड्रॉ किया है, तो आज हम प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में आपने एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी जो मिस्टर संजय गुप्ता है, जो ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विधानसभा के अंदर विधायक कह रहे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड हुए हैं मिस्टर बाल्दी कह रहे, और जो उनके द्वारा ये जो समय समय पर नगर निगम आयुक्त, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को उनके कार्य से रोकने का कार्य किया गया है विभिन्न मसलों के अंदर, उसमें ये 6/2/2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो एक आदेश नगर निगम आयुक्त सोलन ने पारित किया था, जिस रूप से उन्होंने 1/11 और 6/11/2025 को चेस्टर हिल में जो है गैर कानूनी रूप से पद का दुरुपयोग करते हुए जो है वो कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन के आदेश पर रोक लगाई थी। उसी तरीके से ये जो दूसरा मामला है सोलन का, जिसमें स्पष्ट रूप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 की धज्जियां उड़ाई गई और कॉर्पोरेशन की जमीन पर जो है वो एंक्रोचमेंट की गई थी, जो बेदखली का ऑर्डर और जो रोक का ऑर्डर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर सोलन ने किया था,
उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई करते हुए जो है 24 फरवरी 2026 को जो है वो उन्होंने किया था। उस पर अभी 6 अप्रैल को जो है माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। तो इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी जिले के 19 वर्षीय छात्रा सिया की हत्या के मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। मंत्री ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे जनता को भ्रमित करने के लिए इस संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह की दुखद घटना में विपक्ष को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। इसके बजाय विपक्ष उनके परिवार में जाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, जो पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह कहा कि इस मामले में जांच जारी है और सच्चाई सामने लाई जाएगी। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस विषय पर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वे एक सोचे समझे रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में महिलाओं के हित में होता तो इस बिल को पहले ही लागू किया जाता, लेकिन वर्षों तक इसे लटकाए रखा। मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को बराबरी का अधिकार और बेहतर अवसर देना है। मैं इस बात से, विपक्ष की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये दुखद घटना है और जो घटना हुई है उसका भी मैं गौर निंदा करता हूँ और उनके परिवार के प्रति भी मैं जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और विपक्ष को मेरा ये कहना है कि आप हर बात को राजनीति के साथ ना जुड़ें। ये मामला जो है एक सिंगल जो है व्यक्ति के द्वारा जो है निंदनीय जो है, घृणित भी है और घिनौना भी काम है वो किया गया है। पर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम करते हैं लोग, गैंग है या कोई माफिया के द्वारा नहीं किया गया है। ये जो है एक मानसिक, एक किसी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या उसने फैसला लिया वो है। तो घटना निंदनीय है, इसको जो है होना नहीं चाहिए था इसके हमसे, परंतु घटना घटित हो गई है और उसके ऊपर जो है तुरंत उसको पकड़ा भी गया जो व्यक्ति था। उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें पीछे नहीं। तो इसको जो है पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना जो है भाजपा का जो है इनकी मानसिकता है। ये तो हमेशा जो है किसी भी जो है छोटे से राय को भी जो है पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं और जब पहाड़ खोदते हैं तो फिर उसमें निकलता क्या है, मरी हुई चूहिया निकलती है इनकी। तो ये जो है राजनीति हर बात में नहीं होनी चाहिए। जहाँ सरकार की कोई कमी है, विपक्ष का काम है आप उसकी जो है भरपूर जो है निंदा कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर का तो मैंने आपसे जिक्र कर ही लिया कि छोटी एक जो है सोची समझी साजिश है। इनके पास आजकल कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई भी घटना को जो है या राजनीतिक टूल देकर अपना जो है राजनीतिक लाभ के लिए आते हैं। इनको जो है जिनके परिवार के साथ ये घटना घटी या जो हुआ उनको ये ज़्यादा और जो है मतलब ऐसे दुख के घड़ी में और जो है इनको जो है संतावना देने के बजाय उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है। ये एक अलग से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। दूसरी तरफ जो महिलाओं को इकट्ठा करके एक गलत प्रचार और कर रहे हैं कि आरक्षण के बारे में। आरक्षण महिलाओं को लेकर लोकसभा और विधानसभा का 2023 में सर्वसम्मति से बिल पास हो गया, कानून बन गया। 24 में लागू कर सकते थे, आरक्षण को नहीं किया, 25 में नहीं किया, 26 में भी कर देते। अभी इतने सारे चुनाव हो रहे, क्यों नहीं किया इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है इन्होंने एक तो सेंसस जो है 2021 में होना था, कोविड का बहाना मार के इन्होंने वो किया नहीं। 22 में भी कर सकते थे सेंसस, 23 में करते। आज अगर जब चुनाव कराते तो हमारे पास लेटेस्ट डाटा होता सेंसस का, कितने मर्द हैं कितने महिलाएं हैं, और फिर जाति गणना की बात हो रही है। अभी जो लोकसभा में बिल लेके आया आनंद फनन भी नहीं कहूँगा, सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने जो
बिल लाया है। ये नीचे अभी वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बिल लाया है, क्योंकि इनको पता है कि आरक्षण का बिल पास हो गया है, पहले ही कानून बन चुका है, परंतु ये इसको ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कि अभी जो है बिल आरक्षण का है, जबकि अभी आरक्षण का बिल नहीं है। अभी परिसीमन कैसे करना है, कितनी सीटें बनानी है, उसका बिल है, जो अभी लेना ही नहीं चाहिए था। चुनाव के बाद आती क्या जल्दी थी आपको? ये जो है चुनाव को किसी तरह से भी, और बंगाल की बात करें वहाँ मुख्यमंत्री महिला है, सबसे ज़्यादा महिला सांसद आप वहाँ से है, कहाँ से, बंगाल से है, और महिलाओं को जितना वहाँ पर मौका मिला है, तो वहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करने की एक सोची समझी साजिश है। ये कोई महिलाओं के हितैषी नहीं है। अगर ये महिलाओं के हितैषी होते तो पार्लियामेंट में पिछले बार देखा होगा कि स्पीकर ने पहली बार प्रधानमंत्री को बोल दिया कि आप मत आओ, यहाँ खतरा है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा हमारा पार्लियामेंट है जहाँ पर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा हो जाए? वो किस देश का प्रधानमंत्री है जो अपनी ही सांसदों से डर के पार्लियामेंट में ना है? तो ये टोटल जो है परिसीमन के बहाने सत्ता में बने रहने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। जैसे इन्होंने SIR करके कोशिश की, उसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा कितने सारे मुद्दे हैं जो इनके अपने हाथ में करा लिए। इनके राज में जो है चुनाव चला हुआ है, डिक्लेयर हो गया है, उसमें जो है पैसे डाल देते हैं, वो चुनाव आचार संहिता में उसको नहीं माना जाता है। तो ये लोकतंत्र दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है। और अगर आज 4 बजे ये बिल पास हो जाता है, कहीं ऐसा तो होने वाला नहीं है, टूटा है नहीं, बीजेपी का जब संख्या बल नहीं है, ये किस बल के ऊपर आज जो है ये बिल लाया है? इसका मतलब तो ये है कि या तो दल बदल कराएंगे, दल बदल भी धन बल से कराएंगे, दल बदल भी ये जो है ED और CD के दम से कराएंगे, ताकि ये आने वाले चुनाव में फिर दोबारा से वहाँ पर बैठे रहे, ताकि जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं वो लोग भूलते जाएं, ताकि इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने हिमाचल पुलिस में 1000 कांस्टेबल पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसमें 700 पद पुरुष कांस्टेबल और 300 पद महिला कांस्टेबल के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस निर्णय को राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने होम स्टे के लिए फायर विभाग की NOC की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा पहले जहां 1.5 लाख लीटर क्षमता के पानी के टैंक की शर्त थी, उसे भी घटाकर अब 5000 लीटर कर दिया गया है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के होम स्टे संचालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नाहन, चंबा मेडिकल और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड प्रोफेसरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इन प्रोफेसरों को प्रति माह लगभग 2.5 लाख का मानदेय दिया जाएगा। इस कदम से मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, रोजगार सृजन और जनहितकारी नीतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से पुलिस भर्ती और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े निर्णयों का सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं और आम जनता को मिलेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों पे जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सबसे अहम फैसला जो हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए भी नौकरियों का पिटारा जो है वो खोला गया है और लगभग कोई 1550 के करीब जो है पोस्टें जो हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्रिएट की है वो 1000 पोस्ट जो है पुलिस कांस्टेबल्स की जो है वो सैंक्शन की गई है और इसमें से जो है 30% जो है वो महिलाओं के लिए जो रिज़र्व है। 1000 पोस्टों में से 700 मेल कांस्टेबल लगेंगे और 300 जो है फीमेल कांस्टेबल, महिलाएं कांस्टेबल लगेंगी। इसी तरह से जो गाइडलाइंस है जो हैं वो मैंडेटरी थी
मुख्यमंत्री जी से जो है हमारे जो होम स्टे के लोग हैं वो समय समय में मिलते थे और उन्होंने जो फायर के जो पैरामीटर्स थे बहुत टफ थे उनको आज अलग अलग कैटेगरीज के लिए खास करके अर्बन एरियाज़ में उनको आज लिबरलाइज किया गया है। और होम स्टे जो हमारे होम स्टे हैं उनको कोई भी आवश्यकता फायर की जो है वो फायर डिपार्टमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ठीक है कि जो होम स्टेज को जो प्रिकॉशनर के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या और छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स हैं वो अपने होम स्टे में इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही करेगा। तो होम स्टे को जो है वो फायर के एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो पैरामीटर्स थे जैसे कई चीज़ों के लिए जैसा कि 1.5 लाख लीटर का टैंक बनाया जाएगा उसको घटा करके जो है 5,000 लीटर पे किया गया है और 2-3-4 ऑप्शन जो है वो रखी गई है। हमारे जो शिमला में चली है उसके तहत जो है कुछ एसेट्स जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला और पीडब्ल्यूडी के थे उसको अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ताकि ये स्कीम की मॉनिटरिंग जो है या इम्प्लीमेंटेशन है और संचालन जो है वो हमारे जो शिमला जल प्रबंधक निगम जो है उसके माध्यम से ही होगा। इसके साथ जो है 500 पोस्ट जो है 500 पोस्ट जो है असिस्टेंट फायर गार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है। ये इनकी जो सैलरी होगी वो 16,000 रुपये प्रति माह जो है इनको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है लॉ ऑफिसर जो है हमारे जो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में 10 फॉरेस्ट के सर्कल्स हैं उनके पास जो है लॉ ऑफिसर्स नहीं थे। आज कैबिनेट ने लॉ ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स ऑन आउटसोर्स बेसिस पे जो है वो 10 पोस्टें सेंक्शन की है और इनको 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो सैलरी दी जाएगी। ये 500 पोस्ट तक 1550 नहीं है अलग से 1550 के लिए अलग से उसी इसके अलावा हमारे जो हिम ऊर्जा के कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो सेल्फ आइडेंटिफाइड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स थे वो लटके हुए थे और वो उन पे काम नहीं हो पा रहा था। उनके कुछ क्वेरीज थी कुछ उनकी उनको कुछ पैरामीटर्स थे। आज कैबिनेट ने 71 प्रोजेक्ट जो है सेल्फ आइडेंटिफाइड जो स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स थे उनको आज स्वीकृति प्रदान की है ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी से जल्दी इनको लगाने का प्रोसेस शुरू हो जाए और हमें और जो है इनमें बिजली की प्रोडक्शन हमें जल्दी से जो हो जाए। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज है और हमारा IGMC मेडिकल कॉलेज है यहाँ तो हमारे पास फैकल्टी जो है वो प्रोफेसर्स की और APs की असिस्टेंट प्रोफेसर्स की काफ़ी हद तक जो है वो भरपूर है। मगर इसके अलावा हमारे जो 4 और मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे नाहन मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है और नेर चौक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे जो है फैकल्टी कम होने की वजह से अवेलेबिलिटी क्योंकि प्रोफेसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी इसलिए जो फैकल्टीज़ जो है और PG क्लासेस है वो नहीं चल पा रही थी, ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। आज कैबिनेट ने जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो प्रपोज़ल था कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स को जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर किया जाए वो आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसमें जो प्रोफेसर्स लगाए जाएंगे उनको 2.5 लाख रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। और रेडियोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम प्रोफेसर्स की है क्योंकि रेडियोलॉजी वालों को प्राइवेट सेक्टर में बहुत हायर सैलरीज अवेलेबल होती है। तो कैबिनेट ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोफेसर लगेंगे उनको 3 लाख रुपए प्रति माह के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी
अलाउ की है। और इसके साथ जो है 50,000 जो है वो इंसेंटिव जो है उनको अनाउंसमेंट्स, बजट अनाउंसमेंट्स मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की है, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत हमारे जो वीट है, गेहूँ है, इसका दाम जो है 60 रुपये से बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया गया है। और मक्की का दाम बढ़ा करके 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 50 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। बार्ली का जो प्राइस है वो 60 रुपये से बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया गया है। और हल्दी जो है, हमारी प्राकृतिक हल्दी है, उसका जो सपोर्ट प्राइस हम जो है सरकार जो है 90 रुपये प्रति किलो दे रही थी, उसको बढ़ा करके 90 रुपये से बढ़ा करके उसको 150 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। और इसी तरह से हमारा जो अदरक है, हमारा अदरक जो ज़िला सिरमौर में है, बिलासपुर में है और अन्य ज़िलों में होता है, अदरक को सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी। मगर इस बार पहली बार हुआ है कि बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने अदरक की सपोर्ट प्राइस जो है वो उसकी घोषणा की है। आज कैबिनेट में विधिवत रूप से 30 रुपये प्रति किलो अदरक की प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया है।